जहाँ पर थे हम वहीं से स्टार्ट करते हैं अपना डायरेक्ट, है ना। वीडियो बीच में रुक गई थी, या वहीं से कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे आपको क्या बता रही थी कि यहाँ पर 4D आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, बट यहाँ पर 3 आता है। तो मतलब जौन सा पीरियड होता है उसे हम यहाँ लिखते हैं, बिकॉज ये थर्ड पीरियड, तो हम यहाँ थर्ड लिखेंगे और इसमें हम +1 कर देते हैं। अब क्योंकि ये फोर्थ पीरियड है तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब वो डिफरेंस क्या था जिसकी मैं बात करी थी, देखो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं 4D1 5:2, 4D2 5:2, 4D3 5:2, 4D4 5:2, ये नॉर्मल होता है, बट नहीं, एक्सेप्शंस होती हैं। तो जैसे आप यहाँ पे 4D2 5:2, यहाँ पे क्या आना था 4D3 5:2, 3 पसंद नहीं है तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब पीछे हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर और यहाँ पर चेंजेस किए थे, बाकियों को हमने नॉर्मली ट्रीट किया था विद नो एक्सेप्शन। मतलब नॉर्मली क्या हम कह रहे थे 3D3 4:2, 3D4 4:2, यहाँ एक्सेप्शन आया, 3D5 4:2, यहाँ हम एक्सेप्शन नहीं लेकर आए। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने सिर्फ यहीं पर एक्सेप्शन दिलाया, हमने उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू कर दिया। मतलब 44 के बाद यहाँ नॉर्मली क्या होना चाहिए था 41 5:2, 42 5:2, 43 5:2, 44 5:2, बट हमने क्या किया 45 5:1, हमने यही सीरीज को आगे कंटिन्यू कर दिया। 44 5:1, 4 5 6 7 8। अब क्योंकि यहाँ पे 9 आना था, इसे 9 फिर नहीं पसंद, दूसरी एक्सेप्शन आ गई, यहाँ पे 10 करा 5:0, 4D10 5:1। अब यहाँ पे करने को हम 11 कर देते हैं, बट डी में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं। तो इस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अभी 5D सीरीज पे जाते हैं। 5D सीरीज की बात करें तो इसे सिर्फ D8 नहीं पसंद, कितनी अच्छी बात है ये इसकी सीरीज है, कहीं से भी आप कोई भी ट्रिक देकर इसे कर सकते हैं। मैंने कैसे किया हुआ है, ला हफ्ता वरना रह उस इरिटेटिंग पोपट के साथ, और मर मर मतलब ये मरकरी है, ठीक है जी। इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन, ऑफ कोर्स ये बच्चे ट्रिक्स मेरी नहीं है, है ना, ये इंटरनेट पे हमें बहुत सारी ट्रिक्स मिलती हैं, मैंने भी उनमें से मेरे को जो पसंद आई मैंने उससे चीज़ें याद कर रखी हैं, है ना। मैंने खुद ने नहीं बनाई है ये ट्रिक्स, तो अगर आपको कहीं मिले तो हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, आप भी कहीं से भी देखकर कर सकते हैं, आपको जो भी सूटेबल बैठे, जो आपको जल्दी याद हो जाए, ठीक है। ये मुझे याद भी नहीं है मैंने ट्रिक्स कहाँ से ली थी, बिकॉज मैंने रैंडमली मेरे को जो पसंद आई, मैंने 2-4 वीडियोस देखी थी द फर्स्ट टाइम व्हेन आई रेड अबाउट देम, तब से मैंने इसी ट्रिक्स से याद किया हुआ है। कोई ट्रिक मैंने कहीं से उठाई, कहीं से उठाई, कोई मेरे टीचर्स ने बता दी, कुछ मैंने नेट से देखी, तो ये चीज़ होती है। यहाँ पर कौन सा फील्ड है, जेनॉन, ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसको करें आगे। नॉर्मली भरना है 8 तक, आराम से भरते जाओ, नो एक्सेप्शन टिल 8। हाँ, यहाँ 6 आएगा ना बच्चे, देखो ब्लंडर कर दिया यार मैंने, 1 नंबर ज्यादा लिखते हैं ना इसको। ये इसका है, 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 ये इसका है। मैं इसे रीराइट करने वाली हूँ बच्चों, वो अच्छे से नहीं लिखा मैंने। D8 इसे पसंद नहीं है बच्चे, बाकी मतलब D7 तक तो नो एक्सेप्शन।
अब क्योंकि 80 से पसंद नहीं है तो यहाँ लिख दो 9। और जैसे पहले हमने किया था, हम जैसे कायदे से क्या होना चाहिए था, अगर यहाँ पे अब देखो हमने बोला कायदे से क्या होना चाहिए था, 5D7 6S2 5D8 6S2, तो हमने बोला इसे D8 पसंद नहीं है, ठीक है। फिर हमने क्या होना क्या चाहिए था, 5D8 6S2 5D9 6S2, बट हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, 4D सीरीज में भी हमने ऐसे किया था, हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, हम यही रीति रिवाज शुरू कर लेते हैं। जैसे कुछ होते हैं ना तरीके जो हमारे एंसेस्टर्स ने बनाए होते हैं और उन तरीकों को हम अब तक फॉलो करते हैं, तो ये वैसा ही है कि इन्होंने प्लैटिनम में कुछ छेड़ डाल दी, यार हम तो ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे, तो गोल्ड और मरकरी ने भी वही चीज़ स्टार्ट कर दी। एंड 4D में भी ऐसा ही हो रहा था, बट 3D वाली फैमिली में क्या हो रहा था कि जो उनके एंसेस्टर्स ने चेंजेस किए थे वो उनके बच्चों ने फॉलो नहीं किए थे, है ना। तो उन्होंने नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन रखी अपनी, ठीक है, बट 4D और 5D में एक चेंज हुआ, नीचे वाले सारे चेंज हो गए, बट 3D में ऐसा नहीं था, एक चेंज हुआ, नीचे वाले सारे चेंज नहीं हुए। एज सिंपल एज दैट माई डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल। आगे बढ़े। अच्छा, एक बात मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, आपसे अगर एग्जाम में सवाल पूछेगा भी ना तो सिर्फ इन्हीं का ही पूछ सकता है कि यहाँ पर क्रोमियम का और कॉपर का, कि यहाँ पर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्यों आई, तो आप वहाँ पर जवाब दे देंगे क्या जवाब देंगे आप यहाँ पर? आप देंगे कि इसमें क्या है बच्चे, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और हाफ फिल्ड भी स्टेबल होती है। यहाँ पर आप क्या देंगे, इट हैज़ अ फुली फिल्ड डी सबशेल, यहाँ पे आप ये रीज़न देंगे। तो ये दो जगह पे आपसे पूछ सकते हैं, हमेशा ये रीज़न सेटिस्फाई नहीं करता है, सब एलिमेंट्स की अलग अलग एक्सेप्शंस होती हैं। इसकी एक्सेप्शन क्योंकि समझी जा सकती थी तो हमने आपको समझा दिया। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो हमेशा क्रोमियम और कॉपर का पूछेगा। यू कांट रियली आस्क मी कि मैम नायोबियम के अंदर ये फुलफिल नहीं हो रहा है, फिर भी एक्सेप्शन आया, लाइक इट्स 4D 4 5S1, इट इज़ नॉट हाफ फिल्ड ना। डी वाले पे हमारा मेन फोकस होता है, एस या तो फुली फिल्ड होगा या हाफ फिल्ड होगा, वो स्टेबल ही होगा। मेन फोकस हमारा डी पे है। मैम यहाँ पे तो देखो डी पहले भी इनकम्प्लीट भी था, अभी भी इनकम्प्लीट, तो हर एक्सेप्शन का आंसर आपको इनऑर्गेनिक में नहीं मिलेगा, जिसका मिल सकता है वो मैंने आपको दिया। तो किसी को भी ये मत बोलना कि एक्सेप्शंस कम्स क्योंकि हमें हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड करना है, हमेशा ये चीज़ नहीं होती है, सिर्फ इसी में हो रही है, ठीक है। और क्वेश्चन भी आपको इसी में से आएगा, क्योंकि बेटा इसके ना रीजंस हमें भी नहीं पता है, और अगर पता भी है तो मतलब इट्स नॉट एग्जैक्ट रीजंस, वी डोंट रियली नो द एग्जैक्ट रीजंस, तो आपको ये कभी पूछेंगे भी नहीं, है ना। मैम अगर हमारे किसी स्टूडेंट ने हमसे पूछा, हमें तो मतलब वी वांट टू गेट इनटू सम टीचिंग फील्ड, अगर हमारे स्टूडेंट ने पूछा तो अगर उस टाइम तक इनके रीजंस पता चल गए हो तो आपको भी पता चल जाएंगे, बिकॉज आप उसके लिए पढ़ाई करेंगे आगे जाकर हायर लेवल्स की। अगर रीजंस आ जाएंगे तो आपको भी पता होंगे, आप भी बता देंगे बुक्स में, है ना, स्पेसिफिकली। बट अगर नहीं आए होंगे तो यू विल हैव टू से योर किड्स द सेम थिंग ना, बिकॉज इनके रीजंस हमें नहीं पता है सच। और अगर मतलब पता भी है तो दे आर नॉट हर बुक में आपको अलग मिलेंगे, तो आपके लेवल पे हम नहीं करवाते हैं, ठीक है बच्चे, ठीक है, ठीक है। अब एक तो यहां पर मैंने आपको बोल दिया कि क्रोमियम और कॉपर के केस में कैसी थी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे गैसेस लिखते थे 3D5 4S1 3D10 4S1, है ना। एक तो हमने यहाँ पर लिखा कि ये हाफ फिल्ड है, ये फुली फिल्ड है, डी की बात कर रही हूँ। रीअरेंजमेंट के बाद में, एक्सेप्शंस के बाद में, ये हाफ फिल्ड हो गया, ये फुली फिल्ड हो गया, ये तो फर्स्ट रीजन है। सेकंड रीजन, एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी इज ऑल्सो द रीजन, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि क्रोमियम के केस में हम कैसे लिखते हैं बच्चे, D5 को हाउ डू वी रिप्रेजेंट, ठीक है। तो यहां पर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड यहाँ पर हम 4S1 भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर कितने एक्सचेंजेस हो रहे हैं, है ना, इसी के बीच में होंगे, एक ही एक्सचेंज होगी,
ये इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। इसका इसके साथ में एक्सचेंज हो सकता है और इसका इसके साथ में एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, बस खत्म हो गए, सबका सबके साथ में एक्सचेंज हो चुका है। आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्सचेंजेस हो रहे हैं। देख लो, कोई रह तो नहीं गया, इसका इसके साथ, इसका इसके, ये तो सारे हो गए हैं। एक रह गया बच्चे, ये नहीं अपन ने शो किया, इसका इसके साथ में रह गया, तो 9 नहीं, यहाँ पर 10 एक्सचेंजेस हो रहे हैं। मैम यहाँ नहीं जा सकती बेटा, एनर्जी लेवल डिफरेंट हो जाता है, एनर्जी लेवल डिफरेंट, तो यहाँ पर इसके और इसके बीच में एक्सचेंजेस नहीं होंगे, वो तो एक्साइटेड स्टेट में हो जाएगा फिर। एनर्जी लेवल डिफरेंट, तो एक्सचेंज अगर होते हैं तो अपने शेल के अंदर होते हैं, मतलब अपने ही सब शेल के अंदर होते हैं, मतलब डी के अंदर ही एक्सचेंजेस होंगे, डी और एस के बीच में एक्सचेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, बिकॉज इनका सेम एनर्जी लेवल होता है। तो हम एक्सचेंजेस आने से स्टेबिलिटी कैसे आई, लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एडजस्टमेंट हमने इसलिए करते हैं ना ताकि स्टेबिलिटी आ जाए। यहाँ स्टेबिलिटी एक्सचेंज एनर्जी होने से क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या ना बेटा, फैक्ट बात ये है अपनी, मोर द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस more is the energy released. So energy decreases, definitely energy release होगी तो energy decrease होगी, so stability increases, because जितनी कम energy उतनी ज़्यादा stability, because stability is inversely proportional to energy। समझ आया, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो क्रोमियम एंड कॉपर का अगर आपसे वो सवाल पूछे एग्जाम में, तो आप एक रीजन तो ये देंगे और एक रीजन आप ये फुली फिल्ड हाफ फिल्ड वाला देंगे, दूसरा आप एक्सचेंज एनर्जी का देंगे। बेटा हर एक एक्सेप्शन का रीजन आपसे ना तो वो पूछेगा और ना ही हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है, सीधी सी हमारी बात है, हम नहीं आपको बताने वाले हैं। समझ में आया? हाँ, हर में नहीं है चलता, यही चल रहा है, चला लो बस, जहाँ तुम्हारी चल रही है वहां चलाओ और जगह मत चलाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एटॉमिक साइज की बात करते हैं। एटॉमिक साइज के बारे में आपको मैं बताऊं, तो आपको पहली चीज यहां पे पढ़नी है एटॉमिक साइज। हम ना बेटा यूजुअली बात करते हैं 3D के बारे में, हम बाकियों के बारे में कुछ खास जो है बात नहीं करते हैं, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एंड आपके सिलेबस में आज सच वो नहीं आते हैं क्वेश्चन उसमें से। ठीक है, बिकॉज वो थोड़ा ज़्यादा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। हम यूजुअली 3D की बात करते हैं। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, दिल में नहीं लगानी है किसी भी ट्रिक को। तो बेसिकली होता क्या है ना स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम यहाँ पर चलते हैं मैंगनीज तक चलते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज दैट साइज इसका डिक्रीज करता है। अच्छा, अब आप लोगों को आई एम श्योर पता होगा जेड इफेक्टिव क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है फ्रॉम द चैप्टर पीरियोडिक टेबल, तो आई थिंक आपको वो एक बार ये टर्म्स थोड़ी पढ़ लेनी चाहिए। मैं देखती हूँ, अगर मैं आपको पढ़ा देती हूँ जेड इफेक्टिव, शील्डिंग इफेक्ट वगैरह। जेड इफेक्टिव इसकी कितनी टेंडेंसी के साथ में न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, एंड शील्डिंग इफेक्ट इसकी जो रास्ते में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को बाहर को फेंक रहे हैं, और जितना वो बाहर को जाएंगे तो उतना एनर्जी मतलब साइज को इंक्रीज करेगा। लाइक दिस इज द न्यूक्लियस एंड दीज सराउंडिंग आर द इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली ये जो है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अंदर को खींचेगा,
एंड जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अंदर को खींचेगा तो साइज कम होगा, ठीक है। बट इस पे जितना आउटरमोस्ट वाले पे जितना फोर्स न्यूक्लियस लगा सकता था उतना वो नहीं लगा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बीच में ये इनको कुछ रिपल्शन दे रहे होते हैं, एक शील्डिंग बना देते हैं कि न्यूक्लियस अपना पूरा फोर्स यहाँ पे नहीं लगा पाता। तो जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स अच्छे से नहीं लगता, तो ये थोड़े फैल जाते हैं। और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स फैल जाएंगे तो मतलब साइज जो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अगर इनका साइज डिक्रीज हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि जेड इफेक्टिव जो है वो अब शील्डिंग इफेक्ट से ज्यादा है। जेड इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट जितना लग रहा है उससे ज्यादा जेड इफेक्टिव है, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अंदर खींच ले रहा है। अगर हम इतने पोर्शन की बात करेंगे तो साइज इज ऑलमोस्ट दी सेम। साइज क्या है बेटा, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा जेड इफेक्टिव है जितनी टेंडेंसी से न्यूक्लियस खींच रहा है उतनी टेंडेंसी से वो रिपेल करे, तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं आ रहा है। एंड अगर हम कॉपर और जिंक की बात करते हैं, यहाँ पर साइज जो है वो इंक्रीज करता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो रिपल्शन है, शील्डिंग है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स बीच वाले इस न्यूक्लियस को शील्ड कर रहे हैं कि तो उधर फोर्स मत लगा, वो ज्यादा है जेड इफेक्टिव के कंपैरिजन में। क्या आपको यहां तक समझ में आई है बातें? इन टर्म्स के बारे में आपको थोड़ा बता देती हूँ, है ना, आपको नहीं भी पता है, आई विल टेल यू इन डिटेल, बट ये साइज अपना दिमाग में रखो, याद करना है इसको। यहाँ से लेकर यहाँ तक साइज घट रहा है, ये बराबर है, फिर यहाँ पे फिर से बढ़ रहा है, ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए। तो चलो अभी हम देखते हैं बच्चे, शील्डिंग इफेक्ट के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज जेड एंड व्हाट इज जेड इफेक्टिव। Z is basically actual force that should be experienced by electron from the nucleus. What is Z effective? Charge that should be मतलब होना चाहिए था, बट जो हो रहा है that is Z effective. फोर्स, या फिर आप चार्ज भी बोल सकते हो, मतलब कितने चार्ज जितना फोर्स लगना चाहिए था, एक्सपीरियंस्ड बाय आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। सो जेड इफेक्टिव क्या होता है बेटा, जितना एक्चुअल लग रहा है उसमें से हम शील्डिंग को माइनस कर देंगे। शील्डिंग की भी अगर बात करें तो वो भी पुअर भी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है। अगर शील्डिंग पुअर होगी तो जेड इफेक्टिव जीत जाएगा, बिकॉज शील्डिंग कम है तो जेड इफेक्टिव में से कम चीज, जेड में से कम चीज माइनस होगी तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग है, शील्डिंग ज्यादा है, तो माइनस करेंगे तो कम वैल्यू आएगी, तो जेड इफेक्टिव जो है वो कम आएगा, ठीक है, ओके। शील्डिंग पावर किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है? एस की ज्यादा होती है, फिर पी की होती है, फिर डी की होती है, फिर एफ की होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अगर ये न्यूक्लियस है, 3D में इमेजिन करना, अगर एक न्यूक्लियस है, जैसे इमेजिन करो ये एक न्यूक्लियस है, इसको मैंने अपने, ये न्यूक्लियस है, ये मेरा पूरा एटम है। एस कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, तो ये मतलब न्यूक्लियस को इसने पूरा ही घेर लिया सर्कल की फॉर्म में, है ना, कहीं से भी इसको चांस नहीं दिया इफेक्ट लगाने का। वही अगर मैं पी की बात करूं तो पी कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है, डी ऐसा होता है, ठीक है, इस तरह से एफ, ये सर्कुलर होता है, तो ये ज्यादा इफेक्ट लगाएगा, ज्यादा घेरेगा। पी वाला जो है वो, अगर जैसे ये सेंटर में है, ये हमारा न्यूक्लियस है, और इसके आसपास इस तरह से पी सब, मतलब इट इज नॉट अ फिजिकल थिंग कि ऐसे कोई डब्बा सा बना हुआ है जिसका शेप ये है, उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। नो बेटा, दैट मीन्स इस तरह के रीजन में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
वो ऐसे वाले रीजन में घूम रहे हैं। ऐसे यहाँ पे कुछ बना नहीं हुआ है, डब्बा नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहे हैं, यहाँ पर घूम रहे हैं, इसी शेप में घूम रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो ऐसे घूम रहे हैं तो न्यूक्लियस अपना फोर्स यहाँ से लगा सकते हैं, यहाँ से लगा सकते हैं। डी वाले की बात करें, इसकी इससे भी कम होती है, क्योंकि ये फोर्स यहाँ से भी लगा सकता है, यहाँ से भी लगा सकता है, यहाँ से भी लगा सकता है, 4 जगह से लगा सकते हैं। तो शील्डिंग कमजोर होगी ना, यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही जगह से लगा पा रहा था, थोड़ा बड़ा भी होता है ये शेल, ये थोड़ा छोटे छोटे होते हैं ये, तो ये कम जगह से लगा पा रहा है, ये ज़्यादा जगह से लगा पा रहा है फोर्स। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या, जेड इफेक्टिव इसमें ज़्यादा है, इसमें जेड इफेक्टिव कम है, और इसमें शील्डिंग ज़्यादा है, इसमें शील्डिंग कम है। तो एस में सबसे ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर है, तो पूरी तरह से न्यूक्लियस को घेर देता है, फोर्स लगाने का चांस ही नहीं होता। फिर पी, फिर डी, फिर एफ, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको अपने दिमाग में रखना है, किस चीज़ का ऑर्डर है, ये शील्डिंग पावर का ऑर्डर है, ठीक है। ओके, नोट डाउन करो। अच्छा चलो, अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया, ऑर्डर बताया 3D सीरीज वालों का, ऐसे करके यही दिखा देती हूँ। तो मैंने आपको बोला यहाँ पर साइज जो है घटता है, रीज़न मैंने आपको बताया, फोर्स ज़्यादा लग रहा है, रिपल्शन कम है। फिर यहाँ बराबर है, यहाँ फिर बढ़ रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ, 3D सीरीज होती है ना पूरी, 4D सीरीज पूरी, 5D सीरीज पूरी, इनमें अगर हमें साइज का कंपैरिजन करना होगा तो हम कैसे करेंगे? तो आप लोगों को पता है, अगर मैं यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताऊँ तो ज़रा देखना ध्यान से, फटाफट लिख देती हूँ, फटाफट। ठीक है, यहाँ पर ना बेटा लैंथनम के बाद ना यहाँ पर ना एफ ब्लॉक आ जाता है, मतलब यहाँ पे लेंथेनाइट सीरीज आ जाती है। हम ना बेटा लास्ट सीरीज की बात नहीं करते हैं कुछ याद, तो हम यहीं पर सीमित है, ठीक है। तो लेंथेनाइट्स में बेसिकली होता क्या है, एफ सबशेल फिल हो रहा है, एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, बट शील्डिंग इफेक्ट उतना नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर इन एफ सबशेल, एंड एफ वालों की शील्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है यार, शील्डिंग बहुत कम है एफ वालों की, ठीक है, बहुत कम है। तो मतलब फोर्स लग तो रहा है बट बढ़ नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ इस वाली सीरीज में तो हम बोल देते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स जो हैं बढ़ते हैं, एंड यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के कारण जो है साइज बढ़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी नंबर ऑफ शेल्स तो बढ़ रहे हैं, इधर भी नंबर ऑफ शेल्स तो बढ़ रहे हैं, इधर भी बढ़ रहे हैं, हर जगह बढ़ रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज इसका साइज तो इससे बड़ा होगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बड़े हैं, ठीक है। बट यहाँ पर साइज जो है वो ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है,
फर्स्ट वाले को छोड़ देना, मीन्स थर्ड ग्रुप को छोड़ देना, बराबर 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 बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितना साइज बढ़ा शेल बढ़ने की वजह से उतना ही घट गया। क्यों? क्योंकि ये अच्छे से शील्ड नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि ये अच्छे से शील्ड नहीं कर पाया। दैट्स वाई हम बोलते हैं जब हम 3D से 4D जाते हैं तो साइज बढ़ता है, बट 4D से 5D साइज जो है वो सेम ही रह जाता है। ठीक आया? ठीक आया जी? ठीक आया? आगे बढ़े, इसको फटाफट नोट डाउन करके पॉज कर लो। तो लैंथेनाइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चे? एक चीज मैं आपको यहीं पर ही बता देती हूँ। यहाँ पर इसका नंबर होता है 50, एटॉमिक नंबर होता है 57। हम यहाँ करते क्या है, इसका 21 होता है, इसका 18 ऐड करना होता है, 39 होता है, और इसका 57 होता है। एक सेकेंड, ठीक है। तो हम यहाँ पर करते क्या है, 18 18 32, ठीक है, मतलब 18 18 32 मीन्स अगर 3D है, 4D है, 5D है, 6D है, और 6D है, राइट। तो फर्स्ट वाले में तो हम क्या करते हैं, अगर हम थर्ड ग्रुप को लेते हैं तो वी डू 18 18 18। वेट, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। हाँ, तो मैं सही बोल रही थी बेटा। आई हैड टू चेक इट बिकॉज आई गॉट अ लिटिल कंफ्यूज हियर, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ग्रुप 3 के अंदर इट इज +18 करना होता है। ये नंबर सबको याद होता है, 21 22 23 एंड सो ऑन 30 तक, ठीक है। काउंटिंग तो लिख ही लोगे ना। 18 18 एंड 32 ये हमारा है ग्रुप 3 के लिए, ठीक है। बट आफ्टर ग्रुप 3 फॉर डी ब्लॉक हम क्या करते हैं, 3D से 4D से 5D से 60, 18 32 and 32, because what happens is that here 57 के बाद from 58 to 71 we have lanthanide series। उसके बारे में डिटेल एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो 39 के बाद 40 आ जाता है बिकॉज यहाँ कोई सीरीज नहीं है। और यहाँ पर ना, यहाँ पर 57 के बाद ना सीधा 72 आता है। तो 40 और 72 में कितने का डिफरेंस है, 32। तो थर्ड ग्रुप में इट इज 18 18 32 एंड आफ्टर थर्ड ग्रुप इट इज 18 32 32। व्हाई इज दैट हैपनिंग? बिकॉज ऑफ द लैंथेनॉइड्स, ठीक है। एक बारी मैं आपको लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ा लिख के बता देती हूँ, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में लिख भी पाए। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन is slow decrease in, इसको नोट डाउन करके समझा, मैंने पहले ही दिया, in size of ions and atoms in F block elements with increasing atomic number from cerium to lutetium, so as when one atomic number increases
number of proton in nucleus increases and hence Z increases. But number of electron also increases, but since electrons are being added into F subshell, so shielding is poor. साइज कीप्स डिक्रीजिंग। इसको बस लिखा समझा मैंने दिया है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको सिर्फ लिखवा दिया है, तो प्लीज, है ना। चलिए, एटॉमिक साइज समझ में आ गया आप लोगों को? आई होप आ गया है आपको समझ में। अब ठीक है, आगे बढ़ जाए अब हम। इसको नोट डाउन करिए पहले। चलो आयनाइजेशन वाला पढ़ाती हूँ। व्हाट इज आयनाइजेशन इन थेरेपी? हेडिंग लगाओ। व्हाट इज दिस? इसे लेके देखें। कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करने के लिए? दिख भी रहा है तुम्हें कि नहीं? नहीं दिख रहा ना? ये दिख रहा है। कितनी एनर्जी चाहिए एक आइसोलेटेड एटम में से इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट वाला रिमूव करने के लिए? उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, चलिए, इसमें थोड़ी एक्सेप्शन होती है बेटा 3D सीरीज में। ये आपको बेटा ये थोड़ी याद करनी पड़ेगी, है ना। यही है एक थोड़ा सा, बाकी तो अभी तक कुछ नहीं था, ये पहली आई है। ये ऑर्डर होता है आयनाइजेशन एनर्जी का 3D में। इसकी ट्रिक देख लेते हैं अगर कोई बनती है तो। बहुत वियर्ड है, कुछ बेटर बना के लाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए ऐसे ही दिमाग में रखो, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैंने पता कैसे सोचा, अभी ऑन द स्पॉट ही सोचा, जान फे को क्यों नहीं मानती थी। हाँ, तो दूसरा दोस्त बोलता है कर भी क्या सकती थी वो, है ना। शी वॉज वेरी मच ट्रबल्ड। तो जान फे को, जब मैं उसे बोलता था जान फेंको, जान फेंको लिटरल मीनिंग हमें पता ही नहीं है क्या है, तो इट्स जस्ट अ ट्रिक। जान फेंको क्यों नहीं मानती थी तब। दूसरा बोलता है कर भी क्या सकती थी वो, कंडीशंस वर वेरी बैड। तो जान फेंको का लिटरल मीनिंग आई डोंट नो, तो आई विल ब्रिंग अ बेटर ट्रिक फॉर यू। इसको लिख लो एक बारी। अगर हम 3D से, अगर हम इस तरह से बात करते हैं तो होता क्या है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम ग्रुप 3 की बात करते हैं जहाँ पर अभी लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है,
तो क्योंकि वहां पर साइज बढ़ रहा है, साइज इज इंक्रीजिंग, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, लिखो इसे फटाफट। ओके, बट आफ्टर दैट क्या होता है बच्चे, 5D की ज़्यादा होती है, 3D की, फिर 4D की। पहले क्या था बटा, 5D की सबसे ज़्यादा हो चुकी है। इसका कारण एकमात्र यही है, लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, अब नेक्स्ट क्लास में आप मुझे एक सवाल का जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन आपका ये कि आप इसकी ट्रिक बनाकर लाएंगे, हाँ मैं भी बनाऊंगी। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि 4D से 5D साइज वाज सेम, तो आयनाइजेशन एनर्जी सेम क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। आगे बढ़ जाए अब, चलिए आगे बढ़ जाए ना। यही थोड़ा टॉपिक था, थोड़ा याद करने वाला। यहाँ पे स्टार मार्क कर लो, ठीक है, स्टार मार्क कर लो। देखो बेटा, ये हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में है। लोएस्ट में हम लोग क्या बोलते हैं कि सिर्फ S वाले इलेक्ट्रॉन्स लिखो। तो यहाँ पे अब लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 2 2 2, इसकी क्या है 1 2 2 2 2 1 2। हाईएस्ट क्या होती है, दोनों को ऐड कर दो, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 5 + 2 7, 6 + 2 6 + 2 सॉरी 4 और सॉरी 6। एक्चुअली ये जो डी वाले हैं ये अनपेड होने चाहिए, कैसे भूल सकती हूँ मैं ये। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 3 अनपेड होंगे, साथ में 5 4 1 एंड यहाँ पर 2 ही आ जाता है, बट 2 हमने ऑलरेडी लिखा तो हम उसे रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, ओके। ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे 2 3 है तो यहाँ पर 3 भी आएगा, बीच का भी आता ही आता है। 3 4 1 2 3 4 5 3 4 5 6 3 4 5 3 4 5 लिखा हुआ है। 3 1 1 रिपीट हो गया ये तो, है ना, 1 1 रिपीट हो गया। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर ना ये जो स वाले होते हैं ना, बड़े खतरे वाले होते हैं। यहाँ पर स, फिर से सी आ गया, फिर से सी आ गया, फिर से सी आ गया। पहले 2 सी में आपको क्या करना है, इसको काट दो, पहले वाले को काट दो। इसमें आपको क्या करना है, लास्ट वाले को काटना है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप काटोगे क्या यार, फिर तो इसका कुछ बचेगा ही नहीं ना, 1 ही तो था। तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं 2। तो इस तरह से आपको याद रखनी है चीजें ऑक्सीडेशन स्टेट वाली। चलो मैग्नेटिज्म के बारे में बात करते हैं। यू नो कुछ मटेरियल्स जो हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, तो कुछ हमारे डायामैग्नेटिक होते हैं। इन मटेरियल्स के बारे में फिजिक्स में मैग्नेटिज्म एंड मैटर में आप पढ़ेंगे, तो आप वहाँ पढ़ लेना बच्चे। बट टर्म्स एक बार थोड़ा केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना होता है बच्चे, ये पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं बच्चे, ये वो मेटल्स होते हैं विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, एंड डायामैग्नेटिक वाले जो होते हैं दे आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। डी मतलब दूर रहो, पी मतलब पास आओ। ठीक है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है,
तो हम मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं? अंडर द रूट n+2। यहाँ पर n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं तो जो हमारी मैग्नेटिक मोमेंट आती है वो 1 पॉइंट समथिंग होती है, 2 होते हैं तो 2 पॉइंट समथिंग आती है, 3 होते हैं तो 3 पॉइंट समथिंग आती है। तो ये एक याद करने का तरीका है अगर एमसीक्यू में आए तो। ठीक है, इसकी यूनिट जो है वो क्या होती है? बीएम। बीएम का मतलब क्या है? बोर मैग्नेटॉन। ठीक है जी, ये हमारा मैग्नेटिज्म। मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा लेक्चर्स लगाने पड़े, है ना। तो यू नो आई होप यू अंडरस्टैंड, बट फिर भी आई एम एक्सप्लेनिंग यू एवरीथिंग ओनली, आई एम मिसिंग नॉट इवन अ सिंगल पॉइंट। एंड यू नो, आपको ये बात पता है क्या, जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, यू नो, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स are able to form number of complexes? मतलब इतने सारे number of complexes ये बना पाते हैं, मतलब seriously yes they are able to make। इसके कुछ रीजंस होते हैं। पहली बात तो ये है कि डी में इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हमें मिल जाते हैं आराम से। ऐसा नहीं है सब में मिलते हैं, बट यस वी डू गेट देम। उसके साथ में क्या होता है बच्चे, इसके ऊपर हाई चार्ज होता है। हाई चार्ज मीन्स जैसे अभी मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई, देखो कितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आया था यहाँ पे। देखो मैंगनीज का 7, आयरन में 6 भी आ सकता है, कितना हाई है। ऐसा आपको किसी और ग्रुप में मिलेगा? एस में मिलेगा क्या? पी में मिलेगा कभी? ऐसा नहीं मिलता है, सिर्फ डी में मिलता है, डी में मिलता है। एंड हाई चार्ज है, एंड हाई चार्ज का मतलब क्या है? हाई चार्ज का मतलब, अब यहाँ पे हाई चार्ज का मतलब ये बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट को रेफर कर रहे हैं, मतलब ये पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव में जितना ज़्यादा चार्ज होता है तो साइज भी स्मॉल होता है, वो तो इससे रिलेट हो गया। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। हाई चार्ज होने के कारण क्या है बेटे, ये मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ में कंबाइन कर सकता है। ठीक, किसी के साथ भी कर सकता है। ठीक है जी, हाँ जी। इसको हम ना नेक्स्ट सेशन में थोड़ा और डिटेल में करेंगे, अगर ये समझना है तो इट्स ओके, थोड़ा और डिटेल में करेंगे। तो 2 चीजें हैं जो हम थोड़ा और डिटेल में करेंगे, एक तो ये वाला और एक दूसरा वो आयनाइजेशन एनर्जी वाले का ऑर्डर आपको याद करवाना है मुझे। ठीक है, तो आई कीप दैट इन माइंड। ओके, इफ आई फॉरगेट यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। ओके जी, कैन वी मूव ऑन जी? आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ये क्या है बच्चे? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, पहले लिख लीजिए, टू ब्रेक 1 mole of lattice of metal into individual atoms। मतलब जैसे बहुत सारे मेटल्स जो हैं वो पास पास पड़े हुए हैं,
ठीक है। इस तरह से बहुत सारे मेटल्स जो हैं पास पास में पड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, इस तरह से पास पास पड़े हुए हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। एंड इमेजिन करो वी हैव 6.022 into 10 to the power 23 metals joined together in a lattice। तो इस लेटिस को ब्रेक करने के लिए 1 मोल को कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए, उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन समझ में आया, समझ में आया। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि जितने भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तो उन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को मेटल अपने आप को पेयर करना चाहता है, ठीक है। लाइक जैसे स्कैंडियम के केस में वी हैव जस्ट 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो स्कैंडियम सिर्फ एक स्कैंडियम से ही जुड़ सकता है, ठीक है। टाइटेनियम के पास में 2 होते हैं, तो टाइटेनियम 2 टाइटेनियम से जुड़ सकता है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ज़्यादा बॉन्ड्स बने होते हैं, ठीक है। अगर किसी के पास में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 5 बॉन्ड्स बना रहा होगा अपने आसपास, किसी के पास में 4 है तो वो कुछ इस तरह से बॉन्ड बना रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली, जितने ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे उतनी ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी, बिकॉज जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे तो उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो उतनी ज़्यादा क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ऑफ कोर्स। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जिंक की पुअर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों है, आप ही बता दीजिए, इसी बेस पे है। वाई, क्यों, जवाब दीजिए मुझे, मेरे सवालों का जवाब दो जवाब। तो बेसिकली द थिंग इज दैट जिंक इज अच्छा, एक बात करूं आपसे, आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि मैं बायोलॉजी को इस तरह से क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ, एंड व्हाई एम आई काइंड ऑफ गोइंग बाय ऑडियो लर्निंग, बिकॉज अभी आई थिंक दैट कि मुझे पहले आपको ऑडियो से करवाना है, बाद में मैं आपको डिटेल में भी करवा दूंगी बायोलॉजी, पूरी पूरी बायोलॉजी, ठीक है। पहले 12th की फिर 11th की, ठीक है। वो मैं आपको आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम में आई इन्फॉर्म यू हाउ विल आई गो। बट जो बच्चे अभी इस मोमेंट पे, जब मैंने वीडियो अपलोड करी है, तो अब देख रहे होंगे वो शायद वो तब तक उन्हें बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, मे बी दे गेट इनटू सम फील्ड, शायद उनको ज़रूरत ना पड़े ये एनसीईआरटी पढ़ने की, बट जो बाद में देखेंगे, फॉर देम दिस इज़ ट्रू, राइट। आई विल बी कमिंग एंड टीचिंग यू, एंड तब तक हम थोड़ा और अरेंजमेंट्स भी कर लेंगे, इस तरह से नोटबुक पे नहीं पढ़ाएंगे, विल हैव सम बेटर अरेंजमेंट्स, आपको मेरी फोटो भी दिखाई देगी उसमें, हम कुछ इस तरह का अरेंजमेंट करेंगे। और अभी नहीं, थोड़ा टाइम रुक जाइए यार, पहले इसमें थोड़ा पढ़ते हैं, पढ़ाई होनी चाहिए कैसे भी हो। और मेरा ये है कि मैं आपको ये जो डिफिकल्ट चैप्टर्स लगते हैं ना इनऑर्गेनिक, जैसे डीएनए ब्लॉक हो गया, इनको मैं आपको एक बार लिख के पढ़ा दूँ, है ना। पी ब्लॉक भी मैं आपको पढ़ाऊँगी, बट वो अभी बोर्ड्स में नहीं आ रहा ना, तो अभी मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं मार रही हूँ, बट करवा दूँगी मैं आपको, ठीक है। तो ऐसे कोई लिख के बहुत कम टीचर्स पढ़ाते हैं, तो आई वॉन्ट कि मैं आपको लिख के पढ़ा पाऊँ, पीपीटी के थ्रू ना पढ़ाऊँ, और पीपीटी की ऑप्शन मेरे पास में है भी नहीं, राइट। अच्छी बात नहीं है, पीपीटी से समझ नहीं आता है। आपका क्या विचार है? टीचर्स करते हैं, दे डू इट टू सेव टाइम, आई अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, एंड टीचर्स को भी कहीं ना कहीं पता होता है, तो इसलिए वो भी मैक्सिमम लिखने का ट्राई करते हैं, बट आई वॉन्ट कि कंप्लीटली रिटर्न हो, ठीक है। तो जिंक की पूरी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों है, तो आप लोगों को पता है, क्या ये बात, डी वाले तो यहाँ पे फील्ड है,
डी वाले तो यहाँ पे फील्ड है। ओनली दीज इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी पार्टिसिपेटिंग। योर क्वेश्चन विल बी मैम ये भी तो पैड है। बेटा आपको पता है 3s फील्ड है, 3p फील्ड है, 3d फील्ड है, 4s फील्ड है, बट 4p फील्ड नहीं है। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एक्साइट होकर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और बॉन्डिंग ये कर सकता है। मीन्स 2 बॉन्ड्स बन सकते हैं। मैम ये भी चला जाए एक्साइट होकर, 3d चला जाए 4p में एक्साइट होकर। बेटा ये 3 है, ये 4 है, फर्क तो देख लो थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा एनर्जी में डिफरेंसेस हैं। 3 में जा सकता था, 3 वाला 3 में जा सकता था, बट 4 में जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 4p में और भी मुश्किल है। ठीक है, तो जिंक का पुअर होता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जिंक हैज पुअर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बिकॉज इसमें डी वाले पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओनली 4s के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों? क्योंकि 3d वाले जो सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, एज 3d सबशेल जो हैं वो फील्ड है, वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता है, वो स्टेबल है एंड स्टेबल है, तो वो क्यों अपने बॉन्ड्स को तोड़ेगा? ठीक है, सो जिंक लेटस कैन बी इजिली ब्रोकन। सो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लेस है। समझ आया? जिंक 4s। ठीक है, नोट करिए इसको। मैं आपको ना इसका एक बेटर रीजन भी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। मैं नोट कर रही हूँ जो मेरे को आपको बेटर में पढ़ाना। कई बार हमें कुछ चीजें लगता है पढ़ाने वक्त लगता है कि यार इसको थोड़ा और बेटर तरीके से समझाना चाहिए, तो यस दिस ऑल्सो मैं आपको थोड़ा और बेटर से पढ़ाऊंगी, क्योंकि एस वाले भी पेयर है, तो वाई आर दे पार्टिसिपेटिंग? ठीक है, आई विल टेल यू इन मोर डिटेल। फटाफट नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको पता है यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। कौन सा? जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे, उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे, उतना ज़्यादा उसे मेल्टिंग पॉइंट होगा। मतलब उतना ज़्यादा हमें उसको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा उसको मेल्ट या फिर बॉयल करवाने में। ठीक है, मतलब मेल्ट कैसे होगा? मतलब बेसिकली पहले वो सॉलिड में है, अब हमें उसको लिक्विड में करना है। मतलब हमें उसके बॉन्ड्स को थोड़ा वीक करना है, बिल्कुल अलग नहीं करना, वीक करना है। ठीक है, वीक करने के लिए अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा बॉन्ड्स को वीक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा लगेगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे, तो उन बॉन्ड्स को वीक करने के लिए ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी एंड तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। देखो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में क्या हो रहा था, हम एटम्स को अलग अलग कर दे रहे थे। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, हम मेटल के बीच के बॉन्ड को थोड़ा वीक करते हैं। मेल्ट जब करते हैं तो थोड़ा कम वीक करते हैं, बॉयल करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा वीक कर देते हैं, बिकॉज बॉइलिंग करते हैं तो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हो जाते हैं, गैसियस फॉर्म में चले जाते हैं। मेटल में दे आर नॉट so far they are close but not as close as they were in the latest structure.
ठीक है, तो ये चीज होती है, जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही ज्यादा बेटा जी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, नोट करिए। अगली चीज आपको ये समझनी है कि एज कंपेयर टू एस के कंपैरिजन में D block elements have higher melting point and boiling point because in S block only S subshells electron participates. But in D block both S and D participate. तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे उतने ज़्यादा मतलब अनपेड है, उतने ज़्यादा बॉन्ड्स बनेंगे, उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि मैम जिंक में तो सिर्फ एस ही करता था, तो वो डी है तो उसका तो एस जितना ही हो गया ऑलमोस्ट। बट बेटा हम एक जनरल बात कर रहे हैं, ऐसा तो किसी किसी केस में ही हुआ ना, जैसे जिंक के केस में, और ऐसा एक दो और एलिमेंट्स में हो रहा होगा, बट यूजुअली तो देखो डी का ज़्यादा ही है ना। तो इट इज़ अ जनरल स्टेटमेंट दैट वी आर गिविंग यू। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, ओके। अब ना आपको ये समझना है कि 3D के केस में जैसे हमारे पास में क्रोमियम है, तो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d5 4s1, और इसी के नीचे ही होता है वैसे मॉलिब्डेनम, और इसी के नीचे ही होता है टंगस्टन। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4d5 5s1 6d4 6s2। ठीक है, यही इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। देखो पहले इतना मैं समझाती हूँ। यहाँ पर एक्चुअली 1 आएगा बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 6 5। ये इनमें सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी सबसे ज़्यादा हैं। इन तीनों में अपने अपनी सीरीज में बात करें, हम इनका आपस में कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम इनको बोल रहे हैं 3D सीरीज में सबसे ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका है, 4D में इसका है, 5D में इसका है। एक बच्चा मुझसे पूछेगा एक्चुअली ना बेटा यहाँ पे टंगस्टन के पास में सबसे ज़्यादा हाई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। मेरे को एक एलिमेंट का नेम नहीं याद आ रहा है, आई एम सो सॉरी। 6D सीरीज में एक और एलिमेंट होता है जिसमें 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट दिस इज एन एक्सेप्शन हियर कि हम टंगस्टन को ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैंने आपका डाउट यहाँ पे क्लियर कर दिया। ये एक्सेप्शन है, आपको यहाँ याद करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। जिंक, कैडमियम और मरकरी में डी फील्ड है, नॉट पार्टिसिपेट। एस भी पूरा फील्ड है, बट एस वाला पार्टिसिपेट कर सकता है क्योंकि उसमें 4p और 4d खाली है, एक्साइट होकर जा सकता है, एस पार्टिसिपेट कर सकता है, और इसका मैं आपको बेटर रीजन नेक्स्ट क्लास में दूंगी। ओनली एस पार्टिसिपेट, बाकियों में एस और डी दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एस ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मीन्स ओनली 2 बॉन्ड्स बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एस सबशेल। तो इनका क्या है बच्चे, लो मेल्टिंग पॉइंट है, लो मेल्टिंग पॉइंट है। समझ में आया आपको? तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले सेशन में मिलेंगे डेंसिटी वाले के साथ। मोस्ट प्रोबेबली आपको 2 सेशंस और मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।